हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज मैं आप लोगों के लिए पेपर थर्ड मुख्य परीक्षा की यूनिट 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके नोट्स अवेलेबल हैं। अगर जिससे भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके साथ ही यूनिट 6 के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। आज यूनिट 5 भी हो गया है तो यूनिट 5 के नोट्स अवेलेबल हैं। जल्द ही आपको यूनिट 10, यूनिट 4, 7 और 8 भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो पेपर थर्ड है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे प्री के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री के नोट्स भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज है यूनिट 5। यूनिट 5 जो आपकी है पेपर थर्ड में, उसमें आपका मैथ्स का पोर्शन है। अभी ये कंफर्म हो चुका है जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कि हर यूनिट से कम 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आना कंपलसरी है। तो इसलिए हम किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते हैं। इस यूनिट में जितने भी डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब कवर किए गए हैं। सिर्फ इस यूनिट में मैंने न्यूमेरिकल्स कवर नहीं किए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप भी जानते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है वो हम नहीं जान सकते। लेकिन जितने भी डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, समीकरण क्या है, गुणनखंड, गुणनफल क्या है, प्रतिदर्श जो है उनके प्रकार क्या हैं, आदर्श प्रायिकता क्या होती है, सांख्यिकी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस तरह के सभी क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों वो उसके नोट्स ले सकते हैं। मेरे नोट्स के बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। कांटेक्ट करने पर आपको नोट्स के चार्जेस बता दिए जाएंगे। इसमें 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स इंक्लूडेड हैं। जो नोट्स हैं वो यूनिट के टॉपिक वाइज बने हैं। जैसे कि हमारे टॉपिक में सबसे फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है संख्या एवं प्रकार। तो सबसे पहले आपको नोट्स में संख्या एवं प्रकार के बारे में ही बताया जाएगा। देन इकाई, मापन की विधियाँ, देन समीकरण, गुणनखंड। तो टॉपिक वाइज ही नोट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो हम लेते हैं फर्स्ट, मापन किसे कहते हैं। मापन की जो विधियाँ हैं उसमें ही ये क्वेश्चन बनेगा कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन नियमानुसार वस्तु व घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों के द्वारा प्रकट किया जाता है। मापन मूलतः तुलना की एक प्रक्रिया है। मापन की कुछ पद्धतियाँ भी हैं। कैसी हैं? ब्रिटिश पद्धति और फ्रेंच पद्धति। ब्रिटिश पद्धति जो है वो फुट, पाउंड और सेकंड में है। फ्रेंच पद्धति जो है वो मीटर पद्धति में है। फुट पाउंड पर सेकंड जो है उसको एफपीएस बोलते हैं, जिसमें लंबाई को फुट में, भार को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ऐसे ही जो मीटर पद्धति हमारी फ्रेंच पद्धति है, इसमें 2 तरह से हैं, सीजीएस है और एसआई है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और एक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है। तो जो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड है उसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, भार को ग्राम में और समय को सेकेंड में। ठीक है, ऐसे ही लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। तो ये 2 तरह से होती है फ्रेंच पद्धति। हमारी मीटर पद्धति जो है वो सीजीएस और एसआई में। जो हमारा पहला टॉपिक है संख्याएं एवं प्रकार, उससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। संख्याएं किसे कहते हैं व इसके प्रकार। संख्याएं क्या होती हैं? तो गणितीय वस्तुएं हैं संख्याएं। अंकों का समूह है। जैसे 1 और 2 लिखा तो 1 और 2 को अगर कंबाइन पढ़ेंगे तो वो एक संख्या बन जाएगी। 1 क्या है? एक अंक है। और 2 क्या है? एक सिंगल अंक। जैसे कि ये लिखा है 1 और ये लिखा है 2, इसको अकेला बोलेंगे तो ये डिजिट है। ये क्या है? डिजिट है। लेकिन जब इनको साथ में हम पढ़ेंगे तो क्या हो गया? ये संख्या बन गई हमारी। तो अंकों का समूह है। उपयोग क्या है? मापने में, गिनने में, नामकरण जो पद्धतियाँ हैं उनके नामकरण में हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। प्रकार ये कई प्रकार की होती हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक, ये क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 से शुरू होती हैं। ये 0 के साथ जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है? हमारी विषम संख्याएं। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक और धनात्मक अथवा शून्य, तीनों ही हो सकते हैं ये। तो जैसे -3, -2, -1, फिर 0, 0 से ऊपर की ओर तो बढ़ेंगे तो धनात्मक में संख्याएं आएंगी, जैसे 1, 2, 3। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या में क्या है? ये दशमलव में प्रकट की जाती हैं। जैसे 1.1 या 0.5 या 0.2, 0.3 या 1.3। तो इस तरह से क्या है? ये दशमलव संख्याएं हैं। परिमेय संख्या, जैसे
रूट में 4 लिखा है या 7/5 लिखा है, तो क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं जो हंस और हर में व्यक्त की जाती हैं या फिर करणी के रूप में। अपरिमेय संख्या, ये भी √5, √7, √11, √13 है। भाज्य संख्या 4, 12, 20 जो विभाजित हों, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो 2, 3, 5, 7 स्वयं से ही विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे 5, 7, 2, 3, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से हम ये सारे जो यहाँ पे लिखा, ये एक क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये अलग अलग से 3 नंबर में आ जाए, जैसे अलग से आ जाए हमको 3 नंबर में कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो भाज्य संख्याएं हम फिर वहाँ पर लिखेंगे क्या, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। तो जैसे 4, 6, 8, 10 है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ऐसी हमारी अभाज्य संख्याओं के बारे में हम अलग से 2 पॉइंट में लिखेंगे, अगर ये 3 मार्कर में आता है तो। विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, तो इस तरह से हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। जैसे परिमेय संख्या आ जाए तो हम इसमें परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिख देंगे कि ये अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। और जो अंश जैसे P/Q एक सैंपल के रूप में हम लिखते हैं, तो P जो है वो अंश को दर्शाता है, Q हर को दर्शाता है। जैसे हमने 3/4 लिख दिया है, 3/5, और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगी, दशमलव के रूप में लिख दिए जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे हमने लिखा 3/4 लिख लिया, 5/6, या फिर अगर हम इनको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1.76 लिख लिया मान लीजिए, या 1.77 है। तो अब जैसे 77 बार बार रिपीट था, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं कि ये संख्या बार बार रिपीट होने वाली है आगे। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं, परिमेय संख्याओं को व्यक्त करते हैं। फिर बात करते हैं समीकरण। सॉरी फ्रेंड्स, इस पेज की इमेज सही नहीं आई है। समीकरण क्या होते हैं, प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है। यह 2 वस्तुओं के समान अथवा तुल्य होता है। ये ज्ञात राशियों से अज्ञात राशियां निकालते हैं। समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, x + y = कुछ लिखा होता था, या ax + by = कुछ होता था, और हम उसको सॉल्व करते थे, तो क्या हमारा समीकरण है। इसके कुछ प्रकार होते हैं, रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात। जो रेखीय समीकरण होते हैं वो चर और द्विचर होते हैं। अब चर क्या होते हैं मैं आगे बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे चर, जैसे कि रेखीय समीकरण में अगर हम बात करें, चर क्या होते हैं और अचर, जो x और y होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे हम चर में मान लेते हैं x है और ये y है, तो एक चर है, ये क्या हो गए, 2 अलग अलग प्रकार के चर हैं। अगर किसी समीकरण में, इक्वेशन में अगर x और दूसरा भी x है, जैसे यहाँ पे लिख लिया हमने, मान लीजिए 2x + 4x = कुछ भी हमने यहाँ पे मान लिया 0, तो ये हमारा कैसा समीकरण हो गया, एक चर वाला समीकरण हो गया, क्योंकि दोनों में जो क्या है वो समान है, x है। द्विचर की बात हम जब होगा ये, जब हम उदाहरण के तौर पर ले लें, जैसे हमने यहाँ लिख लिया 4x प्लस यहाँ पे ले लिया हमने 5y = हमने यहाँ पे कुछ भी मान लिया, 8 मान लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, जो ये समीकरण है, इसमें देखिए एक चर x है और एक चर y है, तो इसमें कैसे 2 चर हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, 2 चर वाला समीकरण हो गया। ठीक, समीकरण के प्रकार हो गए। गुणनखंड क्या होते हैं, किसी संख्या बहुपद को अन्य संख्या या बहुपद के गुणनफल के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमको अगर बोला है 14 के गुणनखंड करो, तो हम उसको सबसे छोटे से छोटे में रूप में तोड़ते हैं, जैसे 2 × 7 14, तो ये क्या हो गया, उसके तोड़ दिया हमने, उसको अन्य बहुपदों में तोड़ दिया। ऐसा ही गुणनफल, 2 अंकों मतलब एक अंक को दूसरे अंक से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणनफल। जैसे 2 × 8 16, तो 2 × 8 = 16, तो ये क्या हो गया, हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया। अब गुणनखंड की कुछ विधियाँ भी होती हैं, जैसे गुणनखंड विधि के द्वारा हम द्विघात समीकरण को भी हल करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। अब सांख्यिकी क्या होती है, स्टैटिस्टिक, ये हमारा यूनिट 5 का अगर टॉपिक नंबर 2 देखें, 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा यूनिट। फर्स्ट जो है उसमें संख्या एवं प्रकार और उनकी इकाइयाँ वगैरह दिया है, और दूसरा पोर्शन है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर हमको प्रायिकता, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है, तो उसी का पोर्शन है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या होती है, ये गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है, या ये कह सकते हैं एक प्रकार का विज्ञान है सांख्यिकी गणित का। इसमें क्या करते हैं, हम आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं, संग्रहण करते हैं, उनको वर्गीकरण, प्रदर्शन, अध्ययन और निरूपण किया जाता है। कोई भी डाटा हो,
पहले हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो कैसे करेंगे, जब हमको कहीं से कुछ डाटा मिलेगा हम उसको इकट्ठा करेंगे, फिर हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि किस किस तरह से। जैसे अगर हम जनजाति पे सर्वे कर रहे हैं तो हम उसमें को भी डिवाइड करते हैं कि एज के अकॉर्डिंग 0 से 5 ईयर्स के अलग करते हैं, 5 से 12 ईयर्स के अलग के, फिर 18 ईयर्स तक के अलग, है ना, और 18 से 21 ईयर्स के अलग। तो इस तरह से क्या होता है, वो सांख्यिकी होता है, उसका वर्गीकरण, प्रदर्शन, अध्ययन और निरूपण किया जाता है। दैनिक जीवन में सांख्यिकी के क्या उपयोग है? सेंसेक्स के अंक शेयर बाजार में क्या कहते हैं, सेंसेक्स होते हैं तो उनको कैसे देखा जाता है? सांख्यिकी के द्वारा देखा जाता है, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा देखा जाता है। मुद्रास्फीति की दर वगैरह जो, वो भी, उसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। क्रिकेट के खेलों में आंकड़े, पर ओवर कितना रन दे रहे हैं, किस प्लेयर की कितनी इकॉनमी है, तो ये सब आंकड़े जो हम देखते हैं कैसे? स्टैटिस्टिक की वजह से। न्यूनतम व अधिकतम तापमान, ये भी हम देखते हैं मौसम विभाग के द्वारा, वो भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं स्टैटिक्स के द्वारा, जिसके वजह से वो हमें एक्यूरेट या बता पाते हैं कि कितना तापमान अधिकतम है या न्यूनतम है। जनसंख्या व खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जनसंख्या वगैरह का सर्वे होता है तो उसमें भी स्टैटिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है। आयात निर्यात के आंकड़े हम हमेशा बताते हैं अपने, जब भी हम लोग मेंस के क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें हम सर्वे के जो डाटा हैं वो डालते हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं ना, बोलते हैं ज़्यादा डाटा यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना है आपको, किस में? आपके मेंस के जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं उसमें, तो उसमें भी इसका यूज़ है। सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है? हाइपोथेसिस बनती है तो उन हाइपोथेसिस की क्या करना है? जांच करना है, परीक्षण करने में हेल्प करना है। आंकड़ों का संकलन करना। परिकल्पना क्या होती है? कोई भी, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं पहले ही कि या तो ऐसा होगा या तो ऐसा नहीं होगा। उसी बेस पे हम फिर काम करना शुरू करते हैं। तो परिकल्पनाओं की जांच व परीक्षण में सहायता करती हैं स्टैटिस्टिक। आंकड़ों का संकलन करती हैं, तथ्यों या उचित आंकड़ों में सहायता करती हैं, इकट्ठा करने में, उनको स्पष्टीकरण करने में सहायक है, उचित मात्रा का अनुमान लगाने में भी सहायक है। फिर है प्रादर्श या प्रतिचयन, क्या है इसके प्रकार? ये भी हमारा इस सांख्यिकी में ही एक टॉपिक है, प्रादर्श या उसके प्रकार। इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे सौउद्देश्य प्रतिचयन, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरीकरण प्रतिचयन, व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन। इस तरह से आपको यूनिट 5 के जो है कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। ये क्वेश्चंस जो है इसमें 3 मार्कर्स जो हैं और 5 मार्कर्स हैं, 11 मार्कर्स, वो सभी इंक्लूड रहेंगे। मैं पहले बता दूं फिर से आपको, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं। आप भी समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में कौन सा आएगा और कौन सा नहीं, इसीलिए उसकी प्रैक्टिस सेल्फ करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आएंगे और एग्ज़ाम में आते ही हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।